जय हिंद दोस्तों। देखिए 90% लोग इसी टाइम पर गलती करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट यही टाइम है जब आपके पास केवल एक मंथ बचा है। एक मंथ बचा है किसका? यूपीएसआई का। और इस यूपीएसआई में अब तक आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, मैं जानता हूं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। आपने रिवीजन भी 2-3 बार कर लिया होगा और अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, कहां से रिवीजन फिर से स्टार्ट करूं, किसका रिवीजन करूं, क्योंकि मैं 3-4 बार कर चुका हूं। इस स्थिति में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको डर लगा रहता है कि यार मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। आप सब कुछ पढ़ भी लिए हो और आपके मन में ये डर भी होता है कि मेरा तो अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी रह रहा है, उसका रिवीजन भी रह रहा है, इसका भी रिवीजन रह रहा है। ये डर लगना स्वाभाविक है और डर लगता ही है। जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसको डर लगता ही लगता है, क्योंकि ये उससे पहले की सीढ़ी है डर। देखो, आज मैं आपको उस दिखाने के लिए लेकर के आया हूं। सबसे पहले तो ये कि आपका रिवीजन का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको इस टाइम पे अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे? ये तब के नोट्स हैं जब मैं यूपीएसआई की तैयारी करता था, और मैं आज आपको दिखाने के लिए लेकर के आया हूं कि मैं कुछ ऐसे आपके शॉर्ट नोट्स जरूर बनने चाहिए। आप बुक में से तो पढ़ लेते हो लेकिन बुक में बार बार रिवाइज नहीं कर पाते हो। ये मेरा A4 सीट है और A4 सीट पर मैं, अगर आप देख रहे होंगे तो विविध के मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। ये विविध के नोट्स हैं और इसमें फल और सब्जियों में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्ल के बारे में लिखा गया है कि सेब में कौन सा प्राकृतिक अम्ल मिलता है, संतरे में कौन सा मिलता है, क्योंकि सबको पता है क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। ये विविध के सारे क्वेश्चन हैं। अब सब्जियों में पाए जाने वाले रंग और तीखेपन के क्या कारण है उनके देखो। जब हम इस तरीके के नोट्स बनाते हैं ना, तो इनका क्या फायदा होता है कि हम नोट्स हमारे सामने रखे हो तो उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम कई बार इनका रिवीजन कर लें तो हमारे कंठस्थ याद हो जाता है। हमें उसके लिए अलग से कॉपी नहीं उठानी पड़ेगी, हमें उसके लिए बुक नहीं उठानी पड़ेगी। ये 2-3 पेज अपना पंच करे और पंच करके ऐसे उसके नोट्स बना लिए। तो इस तरीके के नोट्स मैंने इसमें बनाए हैं। अब कौन से फलों में कौन से रोग हो जाते हैं, ऐसे भी आपको क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उस तरीके के सारे नोट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, उसके भी सारे नोट्स हैं। ठीक है, ये आईएमएफ है और आर्किटेक्ट काउंसिल है, नीति आयोग है, ये सारे इसके सारे वो हो गए। और इसमें बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं। इसमें यूपी मैप के भी नोट्स हैं। यूपी के मैप में जितने क्वेश्चंस आते हैं उसके सारे नोट्स हैं। और यूपी के प्रमुख तकनीकी संस्थान कहाँ कहाँ पर, उसके मतलब इस तरीके के नोट्स जो विविध में होते हैं उनके ना कुछ पंच किया। ऐसे कुछ 3-4 क्वेश्चन, 3-4 पेपर लिए उनको पंच कर उन पर लिखना शुरू कर दिया। ये शॉर्ट नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है नजदीक तो ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आते हैं और यही काम आते हैं। दूसरी बात क्या है, अब बात करते हैं हम रिवीजन पे। देखो, रिवीजन करना बेहद जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग रिवीजन कर भी रहे होंगे, लेकिन रिवीजन करने का तरीका मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहली बात कि कुछ नया मत पढ़ो। इस समय पर नया बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है और इस 1 महीना आपको जो मिला है ना, वो केवल रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए मिला है। लेकिन अगर जिसको बहुत मन कर रहा है, कुछ मैंने अब सारा रिवीजन कर लिया, पढ़ भी लिया है, लेकिन अब मुझे कुछ नया पढ़ने की जरूरत है, मैं कुछ नया पढ़ना चाहता हूं ताकि मेरे नंबर और इंक्रीज हो जाए, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है। देखो, मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट है। और इन प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बताऊंगा नया आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे एक प्रैक्टिस सेट है, इसमें क्वेश्चन आया कि द्वितीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया किसके काल में? बिंबिसार, कालशोक, आनंद या फिर अशोक। अब जब ये वाली चीज आपने पढ़ी कि द्वितीय बौद्ध परिषद, अब आपको इसके इर्द गिर्द सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए। द्वितीय बौद्ध समिति, पहली बौद्ध समिति, तृतीय बौद्ध समिति किसके काल में आई, तीनों समितियों को पढ़ लो, किसके काल में आई ये पढ़ लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है कि राजस्थान में किन दो आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? सांभर और कोटा, खींचन और मेनार, उदयपुर और बीकानेर, और फलोदी और पुष्कर। अब इसमें रामसर साइट का जिक्र है, तो रामसर साइट क्या होती है, हमारे देश में कहाँ का रामसर साइट्स हैं, कितनी रामसर साइट्स हैं, और रामसर साइट की शुरुआत कब से हुई, कौन इसकी सूची तय करती है, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ लेनी चाहिए। केवल एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। अगर कोई नया पढ़ना चाहता है तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस के इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, और ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे या फिर आपके जो भी आप प्रैक्टिस सेट देते हो वहां मिल जाएंगे, तो उसके इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। अब बात करते हैं रिवीजन पर। रिवीजन अब हमें कैसे करना चाहिए? देखो, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर आपने रिवीजन कर रखा है तो कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन करो। देखो, जैसे हमारा जीएस की चीज है, जीएस में
आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा मानसून पढ़ा, सपोज करो आपने मानसून पढ़ा, तो मानसून पढ़ने के बाद में यहां से आप एमसीक्यू लगाओगे। एमसीक्यू कहां से लगाओगे? देखो, जब पढ़ने के बाद में एमसीक्यू लगाना बेहद जरूरी है। एमसीक्यू लगाओगे यूट्यूब से, ठीक है। इसके बाद में जब आप मानसून से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले आप मानसून को जरूर पढ़ोगे, इसको जरूर याद करोगे। इसको रिवाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल 4 से 5 मिनट मानसून को रिवाइज करने में, मतलब पिछले टॉपिक को रिवाइज करने में, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, तो केवल 4 से 5 मिनट लगेंगे। अगला चैप्टर पढ़ने से पहले इसको जरूर पढ़ना। इसके जैसे मानसून है तो इसके एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू ये जरूर याद करना। हर चैप्टर की रिवीजन करने का जीएस का यही एक तरीका है। दूसरी बात, इसी तरीके से आप मैथ का रिवीजन करो। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ में आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा कोई भी टाइम एंड वर्क पढ़ा, टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के पहले कुछ क्वेश्चंस की को नजरों से निकाल लो। तो सारे क्वेश्चन दोबारा मत करो रिवीजन के तौर पर, कुछ क्वेश्चन को नजरों में निकाल लो। जब वो क्वेश्चन हो जाए, मैक्सिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट एक चैप्टर को करो, फिर अगला टाइम एंड वर्क करो। फिर जब अगला करो, तो उससे पहले टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस को नजरों से निकाल लो, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें कंटिन्यूअसली बनी रहे, आप उसको भूलो ना। इसी तरीके से आप रीजनिंग में करो और इसी तरीके से आप हिंदी में करो। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अब आप प्रैक्टिस सेट दबा के कर रहे होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन इतने प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट काफी हैं। केवल प्रैक्टिस सेट को ही समय मत दो, उसको एनालिसिस करने के लिए समय दो। उतना जरूरी प्रैक्टिस सेट देना नहीं है जितना जरूरी उसको एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे किया जाता है प्रैक्टिस सेट का, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि भाई हम उसका एनालिसिस कैसे करें। तो देखो, एनालिसिस कैसे होता है प्रैक्टिस सेट का। आपने कोई प्रैक्टिस सेट किया और प्रैक्टिस सेट करने के बाद में आपने देखा हमें गलती कहां ज्यादा होती है, गलती कहां ज्यादा होती है, कहां ज्यादा होती है। जैसे आपने जीएस का पोर्शन उठाया, जीएस में हमें लगा कि भाई हमारे जीएस के क्वेश्चंस कम होते हैं, सभी के होते हैं, तो उस जीएस में किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जैसे पॉलिटी से गलत हो रहे हैं, या फिर हमारे ज्योग्राफी से गलत हो रहे हैं, या फिर हमारे हिस्ट्री से गलत हो रहे हैं, या फिर हमारे विविध से गलत हो रहे हैं, या फिर हमारे करंट अफेयर से गलत हो रहे हैं। पहले तो यही पता होना चाहिए। जब आपको वो पता चलेगा तभी तो आप उस चीज को स्ट्रॉन्ग करोगे। अगर आपके जीएस में पॉलिटी से गलत हो रहे हैं तो आपको पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता है। मान लो सपोज करो आपके पॉलिटी से संविधान सॉरी मौलिक अधिकार से क्वेश्चन कोई आया और वो आपसे गलत हो गया। गलत होने के बाद में अब आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि मौलिक जो संविधान है आपके, हमें वो फिर से दोबारा रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि हमने जो पढ़ा वो सही से नहीं पढ़ा। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि जब जब भी आप उसका एनालिसिस करें तो ये मान करके करें कि भाई जो कमियां हमारे अंदर हुई है ना एनालिसिस करने के बाद में, उसको लिखेंगे हम एक कॉपी पर। एक कॉपी बना लो अलग से, मेरी मिस्टेक्स कॉपी। मिस्टेक कॉपी बनाओगे तो उसमें अपनी सारी मिस्टेक लिखना कि मेरी ये मिस्टेक होती है, इस टॉपिक में मिस्टेक होती है, या फिर मैं इस यहां आकर के गलती करता हूं। उस कॉपी को डेली पढ़ना, वहां से आप उसको सुधारने की कोशिश करना। धीरे धीरे एक एक मिस्टेक भी सुधारोगे तो भी आपकी आपके 30 दिन में बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी सुधर जाएंगी। अपनी मिस्टेक को पहचान करके सुधारना बहुत बड़ी चीज है। हर कोई ये नहीं कर पाता, जो कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो, जब भी आप रिवीजन करो, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस चीज को दोबारा पढ़ रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो गलतियां हमने पहले की हैं, हम अपनी गलतियों को रिवीजन में खोजते हैं और उसको दूर करते हैं। दोबारा नहीं पढ़ना है, उसको गलतियां हमें ढूंढनी है अपनी, या फिर ये देखना है कि हम कितना समय बाद इसको भूल जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने प्रैक्टिस सेट किया, वहां से आपके क्वेश्चन नहीं हुए, आपने फिर से उस टॉपिक को रिवाइज किया, इसका मतलब आपसे वहां गलतियां हुई हैं, आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ा, और वही गलती सुधारने के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन इस तरीके के ये सोच करके कीजिए। रिवीजन मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना कुछ होने वाला भी नहीं है। अब आपके पास केवल रिवीजन और प्रैक्टिस का समय है। नई चीज कैसे पढ़नी है वो भी मैंने आप सब लोगों को बता दिया है। इस तरीके के जो नोट्स हैं, ये नोट्स भी आप जैसे पंच करके बना लो। शॉर्ट नोट्स बेहद जरूरी हैं, एग्जाम टाइम पे बहुत काम के आते हैं, ठीक है।
देखो ये वाला टाइम अब ऐसा है कि आप इसमें एक भी सेकंड अपना वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप अभी भी एक सेकंड भी वेस्ट करोगे, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, तो मतलब आप अपने आप को पीछे खींच रहे हो, कोई और नहीं खींच रहा है, आप अपने आप को ही पीछे खींच रहे हो। अपने आप को पीछे मत खींचो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और डेली बेहतर तरीके से एक शेड्यूल जरूर बना लेना दिन में उठते ही कि आज मुझे किस किस चीज का रिवीजन करना है। डेली ऐसा शेड्यूल बना लोगे तो आपका रिवीजन भी शेड्यूल तरीके से हो जाएगा। अब केवल पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल खत्म करना है, डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है, अपना फोकस केवल पढ़ाई पर अब लगाना है। इस 1-1.5 महीने के अंदर आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है और यही 1-1.5 महीना आपको पता बताएगा कि आपका फ्यूचर कहाँ जाएगा, जहां आप देखना चाहते हैं वहां, या फिर जहां आप अभी हैं उससे भी नीचे जाने वाला है। तो अगर आपको नौकरी चाहिए तो भाई बिल्कुल लग जाओ, गेट को कर लो बंद, गेट के अलावा सारे दरवाजे बंद कर लो, गेट भी बंद कर लो और गेट बंद करके केवल पढ़ने पे ध्यान दो, केवल अपनी बुक्स पे ध्यान दो। चाहे आप लाइब्रेरी जा रहे हो, चाहे घर में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी, बस पढ़ने पे ध्यान दो। क्योंकि जब तक आपके हाथ में कुछ होता नहीं ना तो आपको कोई कुछ मानता नहीं है। आपकी बात की वैल्यू तभी होती है जब आपके हाथ में कुछ होता है, आपके हाथ में कुछ नौकरी हो, पैसा हो, पावर कुछ तो हो। आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो तो कम से कम नौकरी आपके हाथ में हो। और जितने भी लोग बोलने वाले हैं सबके मुंह बंद करना आपका काम है। आपका काम कैसे, ये सब लोग आपके माँ बाप को कुछ बात बोल देते हैं कि आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा है, और बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं। मैं जानता हूँ क्या क्या ताने सुनने को मिलते हैं, कौन कौन सुनाता है, किस किस को सुनने के लिए मिलते हैं। तो उन सब का जवाब केवल आपके पास है, आप ही उसका जवाब दे सकते हैं अपनी सफलता से, अपने सिलेक्शन से। और मेरिट लिस्ट में नाम बनाना चाहते हैं तो फिर पढ़ना बेहद जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है, सारे फोकस अपना, फिर से बता रहा हूं, आपके अंदर इस समय पे इतना फोकस है ना, इतना फोकस है कि आप अपना फोकस अगर बुक्स में लगा देंगे तो सिलेक्शन 100% कंफर्म है, पक्का है। जो लोग लगा देते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, जो नहीं लगा पाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड में केवल यही फर्क होता है। तो दोस्त, बेशक कितनी भी मेहनत करनी पड़े, बेशक हमें 13 घंटे 14 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, पढ़ेंगे लेकिन सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।